Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you doing great. Edugiri, sorry. वेलकम टू एजुगिरी। तो 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है हर रोज। कल नहीं हुआ था टाइम पर क्योंकि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है। आई एम नॉट इन द ग्रेट वाइब ऑफ माई लाइफ। तो अब थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है थोड़े दिन, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रखी है। तो हाँ, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। इंडियाज पोल रिजल्ट्स विक्ट्री फॉर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। ठीक है ना, तो पीएम ने क्या बोला कि हमारे जो पोल रिजल्ट्स हैं वो विक्ट्री है डेमोक्रेसी की। ठीक है ना, वो विक्ट्री है डेमोक्रेसी की। किसकी विक्ट्री है? डेमोक्रेसी की विक्ट्री है, ये बोल रहे हैं मोदी जी। अब यहाँ पर आगे चलेंगे, कहाँ गए हैं मोदी जी? G7 पर। ठीक है, G7 इस बार कहाँ पे हो रही है? इटली में हो रही है बेटा, इटली। ये हम लिख चुके हैं बहुत बार, रिपीटेशन है। India's election results were a victory for the democratic world. Prime Minister Narendra Modi told G7 countries and leaders of the other nations invited to the outreach summit in Italy. He praised the electronic voting machines, मतलब उन्होंने EVMs की तारीफ करी। EVMs के ऊपर जितनी हमने बात मार्च से लेकर मई तक करी है वो बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिसंबर तक के एग्ज़ाम्स में ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन रहेगा, बट जैसे ही नया साल स्टार्ट हो जाएगा शायद इसकी रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी, इरेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। Speaking at a session that focused on artificial intelligence and other issues, including African development and Mediterranean, with Pope Francis, who addressed the G7 फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये एक फैक्ट है कि पोप फ्रांसिस भी आए थे। ठीक है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने एड्रेस किया। यहाँ पे लिख लेंगे पोप फ्रांसिस एड्रेस्ड G7 सेशन फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार पोप फ्रांसिस ने G7 के जो सेशन है उसको एड्रेस किया, ये लिखना है बस यहाँ पे। ठीक है ना, हमने ये कर लिया है कि G7 में कितनी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है, इंडिया इनवाइट किया गया था, इटली में हो रही है। तो ये हम रिपीट नहीं करेंगे, तभी नोट्स बड़े बन जाते हैं। फिर तुम रोते हो ये इतने बड़े नोट्स हम क्या करें। बात भी सही है, रिवाइज करना होता है। अपूलिया, ठीक है ना, तो मम्मी ने तुमको टेडी बेयर लेने भेजा था। ठीक है ना, तुम कह पप्पू लूंगी मैं। ठीक है ना, पप्पू कोई भी टेडी बेयर का नाम, तो तुमने कौन सा लिया? अप्पू लिया, तो पप्पू लिया। ठीक है ना, तो पप्पू लिया कहाँ पर हुई थी? G7 पप्पू लिया, याद रहेगा। ठीक है ना, और वो वहाँ पे यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली के लीडर से भी मिले। कौन? मिस्टर मोदी। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे आगे चलेंगे, दिल्ली LG सैंक्शंस। अब दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उन्होंने सैंक्शन अलाउ कर दी है प्रोसिक्यूशन मतलब एक्शन, क्रिमिनल लीगल एक्शन अगेंस्ट रॉय, अरुंधति रॉय, जो कि एक एक्टिविस्ट है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं कि दी जो ये आप बीच बीच में लिखते हो, ये हमें लिखना है, क्या लिखना है ये बता दो। बेटा जो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना और कहती हूँ कि ये लिख लो, ये समझा रही हूँ, ये मत लिखो, तो वैसे सुन सुन के लिखा करो। जो इधर लिखती हूँ ना मोस्टली वो लिखना होता है। अब कभी सॉरी फॉर द बब, अब कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट होता है तो वो तो लिख के ही समझाऊंगी ना, थोड़ा कंफ्यूज मत हुआ करो। जो इधर लिख रही हूँ अब ये वाला तो तुम्हें समझाने के लिए लिख रही हूँ कि तुम पढ़ो। दिल्ली LG सैंक्शंस अलाउ लीगल एक्शन ऑफ अरुंधति रॉय हुसैन अंडर UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रही हूँ। हाँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तुम्हें कंफ्यूजन हो जाती है ना कि क्यों लिख रही है, तो तुम्हें समझाने के लिए कि मेरे बच्चों को समझ में आ जाए, कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसको समझ ना आए। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज मतलब जो टेररिज्म वगैरह वाले होते हैं ना, उनके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, तो उनके अब इसके अंदर एक्शन लिया जाएगा। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? VK सक्सेना। ये पुराने जरूर हो गए हैं बट रेलेवेंसी ये शो करते रहते हैं, जैसे आज इन्होंने शो कर दी अपनी रेलेवेंसी, तो पता होना चाहिए। ऑन फ्राइडे सैंक्शन द प्रोसिक्यूशन ऑफ नॉवलिस्ट अरुंधति रॉय एंड शेख शौकत हुसैन, former professor of international law at Central University of Kashmir under Section 13 of UAPA for their alleged statements at an event in 2010। क्या किया था इन्होंने कारनामा किया था 2010 में। इन्होंने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर तो इंडिया का कभी पार्ट ही नहीं है। कहते ना, जम्मू एंड कश्मीर कभी भी इंडिया का पार्ट ही नहीं था, ना ही है। ठीक है, ये तो ऐसे बोली जा रहे हैं। यस, और ये इंडियंस हैं। The two had made provocative speeches at the conference organized under the banner Azadi the Only Way in 2010 and एक ऑडिटोरियम में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था।
अब देखो यार, यहाँ पर ना दो ओपिनियंस हैं, ठीक है। एक तो लोग कहेंगे कि भैया राइट टू स्पीच है, ये लिखना नहीं है बेटा, ये समझना है सिर्फ। एक कह रहे हैं कि राइट टू स्पीच है, ठीक है ना, इसके ऊपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ सकते हैं, इसलिए समझा रही हूँ। राइट टू स्पीच है कि भाई जो बोलना है बोलने दो, डेमोक्रेसी है, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, और राइट टू स्पीच, फ्री स्पीच तो हमारी फंडामेंटल राइट है। और एक बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, राइट टू स्पीच फंडामेंटल राइट जरूर है, बट लिमिटेशन है, आप देश को अलग करने वाली बातें नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो दो टाइप के लोग आपको मिलेंगे, एक कहेंगे कि डेमोक्रेसी है वो जो मर्जी बोले, एक बोलेंगे भैया फंडामेंटल राइट तो सीमित है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना। तो ये दो ओपिनियंस इसकी बनेगी। अब यहाँ पे हमें क्या नोट करना है, हमें तो बेटा यही नोट करना है कि भैया केस हो रहा है इसके अगेंस्ट, ठीक है ना। हाँ चलो लिखेंगे अब यहाँ पे लिखेंगे किसने अप्रूव करा ये केस। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर LG VX सक्सेना, VK सक्सेना, VK सक्सेना अलाउड प्रोसिक्यूशन। अब प्रोसिक्यूशन को अंडरलाइन करके क्या लिख देंगे, या फिर ब्रैकेट में क्या कर देंगे, लीगल, क्या कर देंगे, लीगल एक्शन। लीगल एक्शन, ठीक है ना। प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन अंडर UAPA, दैट इज अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, प्रिवेंशन एक्ट। अब किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट सैंक्शन किया, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय जो कि एक एक्टिविस्ट है, ठीक है ना, राइटर भी है, और शेख शौकत। और शेख शौकत क्या है, प्रोफेसर थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। क्यों, वाई, फॉर देयर स्पीच इन 2010। इस स्पीच में इन्होंने क्या कहा था कि कभी भी पार्टी नहीं है, ये तो पार्टी नहीं था। क्या कहा इन्होंने, लुक कश्मीर हैज नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये इन्होंने बोला था। हाउएवर अग्रेसिवली एंड हाउएवर ऑफन यू वांट टू आस्क मी दैट, इवन द इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड इन द UN दैट इट्स नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और ये कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इंडिया ने एक्सेप्ट किया हो। ये भी कह रहे थे कि कुछ भी नहीं हुआ है वहां पे, कुछ नहीं है, किसी कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ लाचारी नहीं हुई है, ये भी इन्होंने इसी स्पीच में बोला था। मैंने पूरी स्पीच पढ़ी है और आपको दोनों ओपिनियंस भी बता दिए, इनकेस आपके ऐसे राइटिंग या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ जाता है तो आप समझ पाओगे। तो इन्होंने क्या बोला था, सेड कश्मीर नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब इसमें मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, छोड़ दिया जाए या पकड़ लिया जाए, आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। एंड अगर आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो, देखो यार मोस्टली जितने भी कॉलेजेस होते हैं ना वहाँ पर वो होते हैं राइट्स वाले लोग होते हैं ज़्यादा, ठीक है ना, लेफ्टिस्ट होते हैं। मतलब अगर किसी लेफ्टिस्ट को पूछोगे नहीं नहीं ये तो बहुत ही गलत कर रहे हैं, तो क्या वो उसने बोल दिया, तो आपको न्यूट्रल ओपिनियन देनी पड़ेगी, ठीक है ना। बट हाँ कमेंट्स में मैं तो लेफ्टिस्ट राइटिस्ट कुछ नहीं हूँ, जो मर्जी बोलो, खुली छूट, हाँ बस गाली नहीं देनी, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगी। चलो, SC आस्क NTA गवर्नमेंट टू रिप्लाई टू प्लीज सीकिंग प्रोब इनटू नीट UG। तो नीट UG का बड़ा पंगा पड़ा हुआ है। नीट UG के अंदर बच्चों के मार्क्स ज़्यादा ही आ गए हैं एक्सपेक्टेड से। पहले ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वो इन्होंने रिमूव कर लिए हैं। अब NTA जो है उसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है ना। अब देखते हैं ये क्या करते हैं, अगर कोई कमेटी बनाएंगे तो हम उसका हेड याद कर लेंगे। वन मोर चांस, एक और मौका, वन मोर चांस, एक और मौका, यही होता है। अब यहाँ पे 3 फेज लिखेंगे। चलो पहले पढ़ लेते हैं, मजा आ रहा है आजकल पढ़कर फिर समझकर लिखने में, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, वैसे ही अच्छी बात है। तुम्हें मैं आज से, मैंने जो बच्चों से बात करी, देखो यार बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एजुकेटी देखते हैं और वो कहते हैं हम इंटरव्यू नहीं देंगे दी, बट आप पूछ हमसे जो मर्जी लो, ओपिनियन ले लो, रिव्यू ले लो, हम मैसेज में लिख देंगे, ठीक है। अब उनसे जब रिव्यू लिया तो वो कहते हैं कि देखो हमको हमको याद क्लास में करा दो स्टोरी सुना सुना के, और नोट्स हमारे शॉर्ट नोट्स बनवा दो। तो यही कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो बता देना कि समझ में आ रहा है या नहीं, या सब कुछ ऊपर से निकल गया। ऊपर से नहीं निकलने देना बेटा, इसको नीचे लाओ जो ऊपर से निकल रहा है। प्रेसिडेंट जो बाइडन 3 फेज सीज फायर प्लान। अब क्या मतलब, कहते हैं 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस होंगी। सीज फायर मतलब स्टॉप फायरिंग, ये नोट नहीं करना है, ये समझना है नलायकों, ये समझना है।
प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहाँ के हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि 3 स्टेजेस का कि सीज फायर की जो लड़ाई चल रही है गाजा में इजराइल हमास के बीच में, उसको रोकने का प्लान लेकर आए हैं यूएसए वाले। कहाँ पे, मेजर बूस्ट ऑन मंडे विद द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आस्किंग इजराइल एंड हमास टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। और इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के फॉर्म में यूएसए लेकर आया है। इजराइल और हमास को कह रहा है कि तुम लड़ना बंद कर दो। और यहाँ से ही मैं बता दूं, एडिटोरियल बिगिन होते हैं। हाँ, ये समझ जाएंगे अब से, हम बताया करेंगे कि एडिटोरियल बिगिन, एडिटोरियल क्लोज। और जो बाकी जितने एमसीक्यू वाले बच्चे तुम सब देख के जाओगे, ठीक है ना, नहीं तो बाद में आके रोगे। आजकल ना मेरे को 2 टाइप के मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, एक तो रोने धोने वाले और दूसरे आ रहे कि हमारी एडमिशन होगी, ठीक है ना। और अगर जो रोने धोने वाले आ रहे हैं उनका पिछला जाके देखो, उनके मैसेज पता क्या थे, ये हम छोड़ दें, ये ना करें, ये किताब हम ना खरीदें। पढ़ लो। The US says Israel has already agreed to deal। अब यहाँ पे यूएसए कह रहा है कि इसराइल अग्री कर गया है डील के लिए, ठीक है ना। अब हमास जो है उसको अग्री करना है, हमास जो है उसको अग्री करना है। अब यहाँ पे ये लिखना नहीं है इसराइल और हमास की वॉर क्या है। देखो बेटा जी, इसराइल एक कंट्री है, ठीक है, और हमास कंट्री नहीं है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप कह लो, मिलिटेंट ग्रुप कह लो। हमास जो है वो रूल करता है कहाँ पर रूल करता है वो, गाजा पर। और गाजा में कौन रहते हैं, पैलेस्टीनियंस। गाजा एक प्लेस है और पैलेस्टीनियन लोग हैं। मुझे किसी ने इंटरव्यू में बोला था कि हमास इज अ प्लेस, गाजियंस आर द पीपल। और मैंने उसको बोलने दिया, मैं कहा तू बोल ले बेटा, फिर मैं तेरे को सारी कहानी सुनाऊंगी। देखो इसराइल जो है वो हमास के साथ लड़ाई लड़ रहा है, हमास इसराइल दोनों आपस में छू लड़ रहे हैं। गाजा के अंदर ये लड़ाई चल रही है जहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं, और हमास जो है वो गाजा पे रूल करता है, ठीक है। और ये लड़ाई कैसे स्टार्ट हुई थी, ये लड़ाई पहले हमास ने टेररिस्ट अटैक किया, ठीक है ना, और फिर उसके बाद इसराइल कहता आजा बेटा, वॉर डिक्लेयर कर दी इसराइल ने। और अब लगा हुआ है इसराइल मारने इनके लोग। और हमास वाले होस्टेजेस ले गए थे, होस्टेजेस मतलब बंधक बना के ले गए थे इसराइली लोगों को। तो अब इसराइल कहते चल मेरे होस्टेजेस दे, मैं लड़ाई बंद करता हूँ। अब यहाँ पे यूएसए इज द फोर्स बिहाइंड द प्रपोजल। अब यूएसए कहता लड़ाई बंद करवानी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बाइडन प्लान विच द यूएस प्रेसिडेंट सेज वाज लेड आउट बाय इजराइल, देयर वुड बी 6 वीक लॉन्ग सीज फायर। पहले क्या होगा, 6 वीक्स के लिए सीज फायर होगी, नो फायरिंग इन फर्स्ट फेज। इजरायली ट्रूप्स वुड पुल बैक। और हाँ यार, किसी ने ना कमेंट किया था कि अरे तुम ये क्यों बताती हो कि हमास ने अटैक किया था, फिर इजराइल ने क्या किया। तुम बेटा, बच्चों को पता ही नहीं है कि ये भी हुआ था, ठीक है ना। फिर जब क्वेश्चन आते हैं तो उल्टा पुल्टा देकर आते हैं। मुझे पढ़ाना होता है तो मैं इसे, अगर तुम ये वाला देखोगे ना कि मैं सारी स्टोरी हर चीज की सुनाने लग जाऊं, फिर तो शाम हो जाएगी मुझे। इनकी तो स्टोरी इतनी लंबी है, इन्होंने एक कार्यक्रम थोड़ा किया एक दूसरे के साथ, 3600 कार्यक्रम है। इजरायली ट्रूप्स वुड पुल बैक फ्रॉम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। अब यहाँ पर क्या है कि उसके बाद जो इजरायली ट्रूप्स हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया मतलब गाजा में से पीछे निकलने लग जाएंगे, और एंड रिलीज पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स इन एक्सचेंज ऑफ 33 होस्टेजेस। मतलब इधर से इजराइल जो है पैलेस्टीनियन लोग छोड़ेगा और उधर से हमास जो है 33 होस्टेजेस छोड़ेगा। ये फर्स्ट फेज ऑफ जो स्टॉप है वो होगा। सेकंड, इन द सेकंड फेज हमास इज टू रिलीज द रिमेनिंग होस्टेजेस व्हाइल इजराइल इज एक्सपेक्टेड टू विड्रॉ फ्रॉम गाजा स्ट्रिप। फिर वो कंप्लीटली विड्रॉ कर जाएगा और इजराइल हमास हर एक होस्टेज को छोड़ देगा। द थर्ड फेज वुड बी रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन मतलब कि जो वहां पर डिस्ट्रक्शन हुई है उसकी रिकंस्ट्रक्शन भी होगी, ठीक है। अब उसके बाद द यूएस हैज रिपीटेडली सेड द प्रपोजल हैज द ब्लेसिंग ऑफ इजराइल, बट बेंजामिन नेतान्याहू गवर्नमेंट हैज नॉट पब्लिकली इंडोर्स्ड द प्लान। बेंजामिन नेतान्याहू कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू इज पीएम ऑफ इजराइल। अब वो कह रहे हैं कि दरवाजे के पीछे, तो इजराइल कहता है हाँ ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो यूएस, हम तुम्हारे साथ हैं। पर पब्लिकली बेंजामिन नेतान्याहू जो पीएम ऑफ इजराइल है वो अग्री नहीं कर रहे। क्यों? पॉलिटिकली वीक फील कर रहे हैं, क्योंकि बेनी गांट्स, हमने ये पढ़ा था, वो क्विट कर गए यूनिटी गवर्नमेंट। तो जैसे ही वॉर डिक्लेयर हुई इजराइल के अंदर यूनिटी गवर्नमेंट बनी। मतलब पॉलिटिकल पार्टी मैटर नहीं करती, आपका एक्सपीरियंस क्या है कि आ जाओ, हमें तुम दूसरी पार्टी हो कोई बात नहीं, हमें हमारी वॉर चल रही है, हम सब एक साथ हैं। तो वो बनी थी यूनिटी गवर्नमेंट। अब यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर जो बेनी गांट्स से वो कहते हैं कि मैं तो छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा है उन्होंने? बेनी गांट्स से क्यों छोड़ा बेटा, ये नोट नहीं करना है, मैं समझा रही हूँ। बेनी गांट्स में बेनी ने इसलिए छोड़ा, बेनी कहता कि जो बेंजामिन नेतान्याहू है मतलब पीएम ऑफ इजराइल है, इसके पास वॉर के बाद का प्लान ही नहीं है।
व्हाट आफ्टर प्लान, वॉर के बाद का प्लान ही नहीं है नेताओं के पास, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। और जो फार राइट पार्टीज है, फार राइट पार्टीज, हमारा देश, क्या फार राइट कौन सी होती है? हमारा देश, हमारी कंट्री, हमारे लोग। वो कहते हैं बाकी सब जाएं भाड़ में, हमारा कंट्री, हमारा देश, हमारा लोग। ठीक है, अब हमारे देश हमारा लोग, ठीक है, वो कहते हैं कि इजरायली लोगों को इन्होंने होस्टेजेस बनाए, इनको छोड़ना नहीं, वॉर बंद नहीं करना। तो ये क्या कह रहे हैं? एंड द फार राइट पार्टीज इन द रूलिंग कोलिएशन हैव थ्रेटन टू ब्रेक द गवर्नमेंट। कोलिएशन मतलब ग्रुप है जो गवर्नमेंट चला रहा है, और वो कह रहा है कि हम गवर्नमेंट को तोड़ देंगे अगर तुमने ये वॉर रोकी तो। So the question is whether Mr. Netanyahu could place the country's interests above his political survival. अब यहाँ पर ये कि नेतन्याहू अगर वॉर को रोक देते हैं तो भैया इसको तो लात पड़ेगी पीएम उससे, तो क्या अपनी ताकत जाने देंगे अपने देश के लिए? On the other side, Hamas demands an immediate Israeli withdrawal from Gaza's Rafah crossing with Egypt and total freedom in choosing the Palestinian prisoners to be released and guarantees। अब यहाँ पर हमास वाले क्या कहते हैं कि तुम हमारे यहाँ से बाहर निकलो, गाजा से बाहर निकलो, रफा वाली जगह जो है वो छोड़ो, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जो हमारे तुम्हारे पास पैलेस्टीनियंस हैं, प्रिजनर्स हैं, उनको छोड़ो, ठीक है। और तीसरी चीज क्या कह रहे हैं कि हमको चाइना, रशिया और तुर्की, ठीक है ना, ये CRT, ठीक है ना, CRT, हमें इनकी क्या चाहिए? गारंटी चाहिए कि हाँ जो ये बोल रहा है ये करेगा, ठीक है। चाइना, रशिया, तुर्की की। और अ फाइनल अग्रीमेंट विद इजराइल एज बोथ साइड हार्डन देयर ट्रूस रिमेन्स इलूसिव। ट्रूस का मतलब क्या होता है? बंद, अग्रीमेंट नॉट टू फाइट। ये लिख लोगे, ट्रूस का मतलब क्या है? अग्रीमेंट नॉट टू फाइट। ट्रूस का मतलब क्या है? अग्रीमेंट नॉट टू फाइट। तो अब नोट्स बनाएंगे, अब बेटा जी नोट्स बनाएंगे, तुम्हें समझाने के लिए था, कहानी समझानी भी तो पड़ती है ना, नहीं तो फिर तुम्हें समझ नहीं आती। अब नोट्स बनाएंगे छोटे छोटे, ठीक है। चलो अब लिखेंगे, क्या लिखा हमने पहले भी लिखा था, ठीक है ना, USA's सीज फायर प्लान। सबसे पहले क्या क्या किया उसको? रेजोल्यूशन, ठीक है ना, ठीक है ना, प्रेजेंटेड एज रेजोल्यूशन इन यूएनएससी में एज रेजोल्यूशन दिखाया, दैट इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। बहुत बढ़िया। अब उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसके अंदर 3 फेजेस हैं, 3 फेजेस या 3 फेजेस ऑफ प्लान। शॉर्ट में लिखेंगे। फर्स्ट फेज में क्या कह रहे हैं? फर्स्ट फेज में क्या कह रहे हैं? 6 week long सीज फायर, वैसे फेज लिखने की जरूरत नहीं है, चलो हम लिख लेते हैं, तुम यहाँ पे लिख लेना ओनली रीड, ठीक है ना, ओनली रीड, क्योंकि इतने सारे इनके प्लान लिख रहे हैं, कोई भी चला नहीं अभी तक। 6 week long सीज फायर सीज फायर होगा फर्स्ट फेज में, ठीक है। इजराइल पुलिंग फ्रॉम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, ठीक है ना, Israel releasing Palestinian prisoners and Hamas releasing hostages, 33 hostages, ठीक है ना। ये 33 होस्टेजेस ये छोड़ देंगे बंधक बना के जो इजरायली लोगों को लेके गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या होगा? सेकेंड स्टेज के अंदर रिलीजिंग होस्टेजेस जितने भी रिमेनिंग है, ठीक है ना। विड्रॉ फ्रॉम गाजा स्ट्रिप, विड्रॉ फ्रॉम, ठीक है। और थर्ड स्टेज में रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है ना। तो ये सिर्फ रीडिंग कर लेना और कुछ नहीं। और इसके अंदर हमें पता है कि बेनी जी छोड़ के गए हैं, और हमें ये भी हमने लिखा हुआ है कि बेनी क्यों छोड़ के गए हैं, क्योंकि बेनी कह रहा है कि पीएम ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतान्याहू के पास बाद के लिए तो कोई प्लान ही नहीं है। अगर आपने तब नहीं लिखा था तो बच्चे बता देंगे ये कब की न्यूज़ है,
मुझे पता है ये जून की ही है, तो तब आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये प्लान है, यूएस से लेकर आया है, ये ओनली रीड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली रीड कर जाना। और जो ऐसे राइटिंग वाले हैं वो कृपया थोड़ा इसको याद कर लेना, ठीक है। वैसे ये भी लिखने में आता नहीं है जिस टाइम तक तुम्हारे ऐसे राइटिंग वाला आएगा, बट हाँ इसको पता होना चाहिए क्या हुआ। मिजोरम कॉन्क्लेव टारगेट्स प्रोड्यूसिंग टॉप एथलीट्स फॉर 2026। तो मिजोरम गेम करवाया, द इनॉग्रल ऑफ मिजोरम स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव अंडरलाइन द स्टेट्स विजन स्टेट्स विजन टू लिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स विद इन इट्स बाउंड्रीज एंड हेल्प इट प्रोड्यूस टॉप क्लास। अब यहाँ पे मिजोरम क्या करवा रहा है, मिजोरम जो है मिजोरम स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव करवा रहा है 2024। एम क्या है इसका, बहुत ही प्यारा एम है। एम क्या है कि हमको टू प्रोड्यूस टॉप क्लास एथलीट्स फॉर 2036 ओलंपिक्स, ठीक है ना। ये कौन करवा रहा है, मिजोरम, ठीक है, याद रहेगा। देखो यार नोट्स को इतने बड़े बन नहीं रहे हैं, जहां जहां पर ये है बड़े ही पॉइंटर वाइज नोट्स बन रहे हैं। अगर अब भी तुम रू रू करते रहोगे तो फिर करते रहो, फिर तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरे हालात ऐसे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता वाला वो जो मीम आते हैं। वर्जिन स्टॉक, क्या हो रहा है वर्जिन स्टॉक में, बर्गर खाएंगे मिलजुल कर। कौन कौन खाएगा बर्गर, मत खाया करो बर्गर, बहुत बेकार होते हैं। ये जब तुम 30-35 के हो जाओगे ये सब बर्गर अंदर से निकल के तुमको तंग करेंगे, बता रही हूं मैं। बर्गर जो है, बर्गर स्टॉक, तुम बर्गर का स्टॉक रखते हो फ्रिज में, तुम्हारा वर्जिन एन लगा देना यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है, शांति सभा, किसके लिए, कि यूक्रेन रशिया की वॉर कैसे रोक सकते हैं। ये कहाँ पर हो रही है, स्विट्जरलैंड में हो रही है, ये भी हम लिख चुके हैं, रेपिटेशन है। अब उसके बाद यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि ठीक है यहाँ पे ये वहां पर हो रही है जहां पर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो थे हॉलीडे करने जाते थे, उस रिजॉर्ट में हो रही है। वाह मजे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। स्विट्जरलैंड इज करंटली अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ज्वाइनिंग द यूएन इन 2002। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है, यार मेरे लिए प्रेयर करो, मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तुम लोग प्रेयर करते हो तो मैं सही हो जाती हूँ, बाई गॉड। कभी दांत में दर्द होता है, कभी कहीं कभी कहीं। स्विट्जरलैंड, अब स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वहां पर पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पीस कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। अब स्विट्जरलैंड से रिलेटेड जो हमें पॉइंटर्स नोट करने हैं, नंबर 1, करंटली अ नॉन परमानेंट member of security council for first time, ठीक है ना, since joining UN in 2002, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से 2 क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। स्विट्जरलैंड ने यूनाइटेड नेशंस कब ज्वाइन किया, अभी ये नॉन परमानेंट मेंबर है, पीस कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, ठीक है। ठीक है, the conference will have to take a position on why only UN Security Council endorsed peace framework for Ukraine, which our Minsk agreements are not being implemented। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मिन्स्क अग्रीमेंट की, ये हमें पता होना चाहिए क्या है। ये अजूबा भी लिखना पड़ेगा, लिखो, लिखवाती हूँ। Series of international agreements which sought to end the Donbas war between armed Russia and Ukraine, with Russia regular playing a central part. After DVK at the end of Russia forced Ukraine to sign the Minsk. ओके, ये अग्रीमेंट की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने पहले कभी इतनी डिटेल में बात नहीं करी, मेरे ख्याल से जब वॉर लगी थी तब बात हो रही थी, बट तब इतने सारे अग्रीमेंट्स की बात हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। रुको, कहीं पे ढंग से बताया हो तो मैं वहां से निकालूं। लिखेंगे सीरीज ऑफ agreement meant to end war in Donbas region of Russia।
ऑफ यूक्रेन। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या था, इमीडिएट सीज फायर, मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ सीज फायर बाय OSCE, ये सारा बंद हुआ। टू विदड्रॉ अ प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, टू अडॉप्ट अ प्रोग्राम ऑफ टू विदड्रॉ इलीगल आर्म्ड ग्रुप्स, ये सब रशिया और ठीक है। 2015 द मिन्स्क प्रोटोकॉल सीज फायर कम्प्लीटली कोलैप्स्ड। ठीक है, मतलब इन्होंने फॉलो नहीं किया। ये किसके बीच में हुआ था, बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है ना, पहला फर्स्ट फेल्ड, सेकेंड साइंड इन 2015। इतना ही पता होना चाहिए। ठीक है, डिटेल्स में नहीं जाएंगे, डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगर डिटेल्स वैसे हमें एडिटोरियल में आ जाती है फिर हम पढ़ेंगे कि यही था, सीज फायर था। तो ये कह रहे हैं कि मिन्स्क डील के अंदर जो था, डायरेक्ट टॉक्स बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया ड्यू टू फ्रांस मीडिएटिंग रोल इन द अग्रीमेंट, अपॉर्चुनिटी टू प्ले पीस मेकर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई थी कि नहीं लड़ेंगे और ये सब। मिन्स्क अग्रीमेंट 2015 में सेकंड साइन हुआ था और ये रशिया यूक्रेन के बीच में साइन हुआ था। डॉनबास रीजन के अंदर जो वॉर चल रही थी रशिया यूक्रेन के बीच में, उसको बंद कराने के लिए ये अग्रीमेंट जो है साइन किया गया था। ठीक है ना, और ये जो है अब फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये एक 2014 में साइन हुआ था और एक 2015 में साइन हुआ था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर इसके बारे में तुम डिटेल में पढ़ना चाहते हो और तो रीडिंग मार सकते हो अलग से, बट इतने में से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, अब आगे चलेंगे। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अपहेल्ड has upheld the Rashtrapati Bhavan's response to Right to Information Act query on the number of times former President Ram Nath Kovind returned any decision taken by Prime Minister or Council of Minister for consideration। अब यहाँ पे RTI क्या फाइल हुई, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, हम भारतीय नागरिकों को राइट टू इन्फॉर्मेशन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन हम किसी भी सरकारी ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर से पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या हुआ, ऑफिसर से पूछ सकते हैं और उनको रिप्लाई देना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन किसी ने पूछा कि जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने कितनी बार PM को भेजा कि नहीं ये वाला बिल जो है ये सही नहीं है, आप इसमें ये चेंज करो, या कैबिनेट को चीजें वापस भेजी। ठीक है, तो किसी ने RTI फाइल करी। इस RTI का अब इस RTI का जवाब देते हुए ऑफिस ने बोला कि हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। द प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट हैड रिस्पॉन्डेड दैट नो इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। आफ्टर हियरिंग बोथ द साइड्स, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर Hiralal Samaria said that appropriate response as per provisions of RTI Act 2005 has been provided, as only such information that was held and available in the record should be shared। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 का है, ये बहुत बार आता है। और RTI की फुल फॉर्म क्या है, ये PYQ है, दिस इज अ PYQ। ठीक है ना, और हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, हीरालाल सामरिया। हीरालाल सावरिया, सामरिया, ये समर से सामरिया, हीरालाल। ठीक है ना, वाडीलाल से याद कर लो, आइसक्रीम नहीं होती वाडीलाल की। ठीक है ना, तो ये याद करना है। अब ये किसने फाइल करी, क्या फाइल करी, अगर ये मुद्दा बहुत उठता है तब हम याद करेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। G7 लीडर से दे विल बैक यूक्रेन एज लॉन्ग एज इट टेक्स। G7 के लीडर्स क्या कह रहे हैं कि हम यूक्रेन, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, G7 लीडर्स रेकमेंडेड recommitted Friday to support Ukraine for long as it takes, according to a draft statement from a summit where they agreed a new $50 billion loan। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि हम 50 बिलियन का लोन देंगे, किसको, कीव को, यूक्रेन को। यूक्रेन की कैपिटल का क्या नाम है, कीव। ठीक है, रख लो तुम, कीव। ठीक है, we are standing in solidarity to support Ukraine's fight to freedom and its reconstruction for as long as it takes। It said that the $50 billion loan agreed in presence of Ukraine President Volodymyr Zelensky, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, व्लादिमीर जेलेंस्की, sent an unmistakable signal to President
व्लादिमीर पुतिन कहाँ का है? रशिया। और आज के भी 2024 में जितने मोस्टली पेपर आए हैं, PYQs हैं जितने भी, उसमें या तो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया का नाम पूछा है, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन का पूछा है, हमास के लीडर का नाम पूछा है, या फिर इजराइल के PM का नाम पूछा है। ये चारों में से एक क्वेश्चन आया ही आया है। तो इन्होंने $50 बिलियन का लोन दिया है, बट उसके अंदर एक घुमाऊ चीज करी है। वो लोन विल बी बैक्ड बाय प्रॉफिट्स फ्रॉम द इंटरेस्ट एक्यूड, इंटरेस्ट कलेक्टेड, जो इंटरेस्ट इकट्ठा होगा रशियन सेंट्रल बैंक एसेट्स फ्रोजन बाय वेस्टर्न पावर्स, जो रशियन सेंट्रल बैंक के एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, जो वो फ्रीज करी है वेस्टर्न पावर्स में ने, जो उसका पैसा इकट्ठा होगा वो बैक करेंगे, वो प्रॉफिट, वो द लोन विल बी बैक बाय प्रॉफिट फ्रॉम द इंटरेस्ट एक्यूड ऑन रशियन सेंट्रल बैंक एसेट्स। द G7 intends to provide financing that will be serviced and repaid by future flows of extraordinary revenues from stemming from the immobilization of Russian sovereign assets held in Ukraine Union। मतलब पे कैसे होगा, रीपेड कैसे होगा? ये रशिया की प्रॉपर्टी, रशिया के एसेट्स, रशिया के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से पे ऑफ करेंगे। ठीक है ना? वो कह रहे क्योंकि ये इसकी गलती रशिया की है। तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। The G7 intends to the G7 the G7 intends to provide financing that will be serviced and repaid by future flows of extraordinary revenue stemming from the immobilization of Russian sovereign assets held in the European Union and other relevant jurisdictions, the draft statement said। रीपे यहाँ पे यूक्रेन नहीं करेगा 50 बिलियन, ये रशिया पे करेगा। टू इनेबल दिस वी विल वर्क टू ऑब्टेन अप्रोप्रिएट अप्रूवल इन दीज जुरिडिक्शन टू यूज फ्यूचर फ्लोज ऑफ दीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेवेन्यू टू सर्विस एंड रीपे द लोन्स। ठीक है ना? उसके बाद इट सेड दैट मनी वुड बी डिसबर्स्ड through multiple channels that direct the funds to Ukraine's military budget and reconstruction need within the constraints of our respective legal systems and administrative requirements। The leaders tasked ministers and officials to start working on the technicalities to start providing the funds to the Ukraine before the end of the year। तो यहाँ पे कौन दे रहा है लोन? यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न नेशन। बट किसके पैसे जा रहे हैं? बेटा पैसा तुम्हें कौन देता है? मम्मा। पर मोस्टली जाते किसके हैं? पप्पा के। ठीक है? तो यहाँ पे G7 leaders agreed a new $50 billion loan for यूक्रेन। यूक्रेन को कितने का लोन दे रहे हैं? $50 बिलियन का। बट इसके अंदर घुमाऊ चीज है। घुमाऊ चीज क्या है? लोन will be repaid by, will be serviced and repaid by future flows of extraordinary revenue coming from Russian sovereign assets held in European Union and other places। जो भी मतलब इनके अंडर आ जाता है, जो इनकी बात मान रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है? कौन रीपे करेगा लोन? जो ये रेवेन्यू जो आएगी रशिया के एसेट से, उससे ये लोन रीपे होगा। ठीक है? बस ये लिखना है। कितने का लोन है? डॉलर कहाँ गया? $50 बिलियन का लोन G7 कह रहे हैं कि हम यूक्रेन को देंगे। ठीक है? जिसने प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन नहीं लिखा है कभी, कौन है? ठीक है? प्रेसिडेंट ऑफ रशिया नहीं लिखा है कभी, कौन है? नए बच्चे जो आए कृपया लिख लो, ये बहुत जरूरी है। Chinese journalist sentenced to 5 years in prison for incitement। supporters say Huang, क्या नाम है? हुआंग। ठीक है ना? हु एंड होता है, कितना मजा आता है। जू ई क्यूइन, a Chinese journalist who promoted women rights as part of the country's nascent मतलब अभी भी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल छोटा सा
मी टू मूवमेंट हैज बीन सेंटेंस टू 5 year prison। मी टू मूवमेंट क्या थी, हर लड़की बता रही थी, मोस्टली लड़कियां बता रही थी कि मेरे साथ भी सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। इंडिया में भी ये बहुत मतलब हुआ था, ठीक है ना, हर लड़की ने बताया था कि मेरे साथ ये हुआ, सेक्सुअल अब्यूज के नाम पे ये हुआ। हैज बीन सेंटेंस 5 years in prison on charges of incitement subvert state authority almost 3 years after she and an activist were detained। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। वांग, तो इनके नाम इतने अजीब होते हैं ना, इनको हमारे लगते होंगे, इना मीना टीना, ये कहते हैं, ये क्या नाम है, ठीक है। चाइनीज जर्नलिस्ट sentenced to 5 years in jail for promoting women's right, मी टू मूवमेंट। मी टू मूवमेंट क्या थी, ये जो सेक्सुअल अब्यूज की स्टोरी शेयर करी थी वुमेन। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज इनवाइटेड हिज फॉर्मर एलाई, एलाई मतलब दोस्त, फ्रेंड, ठीक है, JUI चीफ मौलाना फजलुर रहमान टू बिकम अ पार्ट ऑफ द रूलिंग कोलिएशन लेड बाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंड प्ले अ रोल इन रिजॉल्विंग द पॉलिटिकल टेंशन इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू मीडिया। अगर ये ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। लॉ मिनिस्ट्री plans to place report on simultaneous polls before cabinet at the earliest। अब simultaneous poll क्या है, मैंने तुम्हें ये बहुत बार डिस्कस कर लिया, और इस बार ये ऑलमोस्ट हर पेपर का PYQ था। अब तुम ये मत कहना कि ये तो हर क्वेश्चन को बोल देते वेली, नहीं नहीं, सच में था यार। मैं दांत में दर्द हो रहा है और मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, शर्म करो, पढ़ लिया करो, कुछ नंबर वंबर ले आना। The report of the committee led by former President Ramnath Kovind in One Nation One Election or simultaneous election could be placed before Union Cabinet as part of 100-day agenda of Law Ministry। अब 100-day agenda में मोदी जी और उनकी कैबिनेट ने लोगों मिनिस्टर्स के आगे ये लिख दिया कि तुमको ये चीजें जो हैं टारगेट सेट कर दिए हैं, तुम भी कर लो टारगेट सेट कर लिए हैं, तुम पेपर क्लियर करने का टारगेट सेट करो, ये अपने आप करते रहेंगे जो करना है। तो इन्होंने क्या बनाया था, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, कमेंट्स में बताओ, इतना पानी पी रही हूँ। तो बेटा जी वन नेशन वन इलेक्शन में ये है कि सारे जो इलेक्शंस है आपके स्टेट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है ना, आपके लोकल बॉडीज के, सबके इलेक्शंस एक साथ हो जाएंगे। मतलब आप अपना CM, आप अपना PM, आप अपना सरपंच, मेयर, ये सारा सब एक साथ चुनोगे। एक साथ, यानी मैं अपना फ्लॉस ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा, मिल गया। चलो अब मैं क्लास ले सकती हूँ फ्लॉस के साथ। हाँ, अब यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। Law Ministry plans to place report on simultaneous elections before cabinet। तो कैबिनेट के आगे ही रखेंगे कि भैया ये रिपोर्ट है। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट थी, ठीक है ना। कमिटी, यहाँ पे हम लिखेंगे कमिटी ऑन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन और साइमल्टेनियस इलेक्शंस, और साइमल्टेनियस कमिटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन और साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है। अब ये क्या था, ये कमिटी किसने हेड करी, हेडेड बाय रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इन्होंने हेड करी। कमिटी रिपोर्ट सजेस्ट साइमल्टेनियस इलेक्शंस शुड टेक प्लेस। अब यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या होते हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शंस मतलब इलेक्शंस एट द सेम टाइम, इलेक्शंस एट द
same time for Lok Sabha, state legislature and local bodies. अब लोकसभा से हम क्या चूज करते हैं, हम अपना एमपी चूज करते हैं और फिर पीएम चूज होता है। स्टेट से हम अपने एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और सीएम चूज करते हैं। लोकल बॉडी से जो भी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, ये सब है ना, तो ये एक साथ होने चाहिए, ये कह रहे हैं ये। और ये इस कमेटी को बिठाया गया तो कमेटी कहती हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, करवाओ ऐसे ही। ठीक है, तो ये है, रामनाथ कोविंद जी ने इसको हेड करी। ठीक है, और रिपोर्ट में कहा कि हाँ बिल्कुल करवाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं लॉ कमीशन इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं कि लॉ कमीशन भी काम कर रही है इसके ऊपर। लॉ कमीशन ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस सब्जेक्ट। लॉ कमीशन भी इसी कार्य में लगी हुई है, बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, अब यहाँ पे द कमिटी हैज सबमिटेड its report to President Draupadi Murmu on March 15 recommending simultaneous election for Lok Sabha, State Assembly, first step followed by synchronized local body polls within 100 days। तो ये हमें डिटेल में लिखना पड़ेगा, ये वाली चीज। अब ये लंबे नोट्स के कारण बन जाते हैं, बट हमको लिखना पड़ेगा रिपोर्ट किसको सबमिट हुई। ये वही रामनाथ कोविंद वाला है, तो एरो मार के ये लिखेंगे, कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट टू President Draupadi Murmu recommending simultaneous elections for Lok Sabha, State Assembly as first step, followed by synchronized local body polls within 100 days। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। कमिटी ने क्या कहा कि हाँ आप एक साथ इलेक्शंस कराइए, और उसके अंदर क्या बोला कि फर्स्ट स्टेप के अंदर आप इलेक्शंस कौन से करवाइए, एमपी एमएलए वाले, लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले, जिससे कि पीएम और सीएम चूज किया जाता है। और फिर 100 डेज के विद इन आप लोकल बॉडी के इलेक्शंस करवा दीजिए, मतलब म्यूनिसिपल काउंसिल, पंचायत, ये सब के। ठीक है, उसके बाद द पैनल हैज ऑल्सो प्रपोज सेटिंग अप अ इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप टू लुक इनटू द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिकमेंडेशन बाय द कमिटी। इन्होंने प्रपोज किया है पैनल ने कि एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप भी बनाया जाए। ये मैंने भी पहली बार पढ़ा है। पैनल हैज proposed setting up of implementation to look into execution of the recommendations made by committee। ठीक है ना, इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप सेट करने को कहा है जो रिकमेंडेशंस को देखेगी कि वो द कमिटी हैज रिकमेंडेड 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है, चेंजेस, बदलाव। 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, मोस्ट ऑफ विच विल नीड रेटिफिकेशन बाय द स्टेट, अप्रूवल बाय द स्टेट चाहिए होगा, जिसके अंदर अप्रूवल बाय स्टेट रिक्वायर्ड होगा, स्टेट के अप्रूवल के बिना नहीं होगा। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल को चेंज करना है, बिल वुड नीड टू बी पास विद 2/3 majority in both the houses of parliament। With most of the India bloc parties opposed to the idea of simultaneous elections, the government will not find it easy to push through these amendments। कि India bloc
जो है वो साइमल्टेनियस पोल्स के फेवर में नहीं है, तो ये पास होना डिफिकल्ट है. सेपरेटली द लॉ कमीशन इज ऑल्सो रेडी विद a report which would could recommending holding simultaneous election for all 3-tier government, लोक सभा, स्टेट असेंबली, लोकल बॉडीज इन 2029. वो ये बोल सकते हैं कि 2029 में जो इलेक्शंस हो वो कौन से हो, जो नेक्स्ट इलेक्शंस हैं वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो. इट इज ऑल्सो लाइकली टू हैव प्रोविजन फॉर यूनिटी गवर्नमेंट इन केस ऑफ अ हंग हाउस और नो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट. यहाँ पर प्रोविजन यूनिटी गवर्नमेंट की भी हो सकती है अगर हंग पार्लियामेंट हो जाए. हंग पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो है मेजोरिटी नहीं फॉर्मुलेट कर पाया है. देयर इज नो वन हु इज एबल टू फॉर्म मेजोरिटी. ठीक है. अब यहाँ पर यूनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिटी गवर्नमेंट का मतलब होता है कोलिएशन गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेजर पार्टीज इन द लेजिस्लेचर यूजुअली फॉर्म ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ वॉर और इमरजेंसी. तो वो कह रहे हैं कि वो वाला साल जो है आप यूनिटी गवर्नमेंट से निकाल दीजिए. अब यहाँ पर हमें ये सारा नोट करना पड़ेगा एक वंस एंड फॉर ऑल. इन्होंने कितनी कमिटी हैज recommended 18 constitutional amendments. 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो रेकमेंड करी हैं. ठीक है. और फिफ्थ के अंदर इन्होंने ये भी बोला है यूनिटी गवर्नमेंट. ठीक है ना. अब ये अलग है. यूनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? यूनिटी गवर्नमेंट इज अ ब्रॉड कोलिशन गवर्नमेंट considering of all parties in legislature usually formed during time of war और नेशनल इमरजेंसी. तो हमें ये पता चलता है जो इजराइल में बनी हुई है जहाँ से वो एक मिनिस्टर भाग गया तो वहाँ पे यूनिटी गवर्नमेंट बनी हुई है क्योंकि वॉर चल रही है. तो यूनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया. ये क्वेश्चन आ सकता है. तो ये हमारे नोट्स बन गए वन नेशन वन इलेक्शन के. उसके बाद प्रेरणा स्थल. प्रेरणा स्थल कहाँ पर आ रहा है? प्रेरणा स्थल आ रहा है पार्लियामेंट. विल बी इनॉग्रेटेड टुमारो. आज प्रेरणा स्थल एन एरिया एंड इनसाइड पार्लियामेंट वेयर key statues including that of Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar have been installed after moving them from the earlier part. तो वहाँ पे जहाँ पे पहले रखे हुए थे वहाँ पर opposition which called it a step towards. अब यहाँ पे removing the statues of Gandhi ji and Dr. Ambedkar has withdrawn severe criticism from opposition. The statue of Mahatma Gandhi within the parliamentary complex was a venue of opposition protest. ये protest करते थे वहाँ पे, ये उठा दिया इन्होंने. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रेरणा स्थल. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे जो स्थल वगैरह बनते हैं वो क्वेश्चन बहुत आते हैं. प्रेरणा स्थल क्या है? एन एरिया इनसाइड पार्लियामेंट दैट इंक्लूड्स की स्टैचूज इंक्लूड करते हैं महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर. ठीक है ना. मूव्ड फ्रॉम inside the parliament, the statues opposition protest spot where Mahatma Gandhi's statue was there. ठीक है. इनका प्रोटेस्ट स्टॉप था तो वो स्टैचू उठा करके इन्होंने बाहर रख दिया पार्लियामेंट के और उसको प्रेरणा स्थल नाम दे दिया. ठीक है ना. आगे चलेंगे. अब यहाँ पे जाने से पहले ये लास्ट वो है loggery.in जो है. loggery.in पर आप वहाँ पर वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, मंथली लेक्चर्स हैं ये. इनकेस आपका बैकलॉग है कुछ भी है, ये ₹300 के हैं, बहुत ही अच्छे हैं. ठीक है ना. एंड इसके अंदर आपको वीडियो क्लासेस भी मिल जाती हैं एंड आपको साथ ही में डिजी नोट्स भी मिल जाते हैं. ठीक है ना. और डिजी नोट्स भी बहुत प्रिसाइज हैं और अंडरस्टैंडिंग होती है, बढ़िया लर्निंग होती है. दे आर कम्प्लीटली वर्थ इट. उसके बाद आप MCQs भी खरीद सकते हैं, मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं. हमारे पास PU, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लॉ के और लखनऊ यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट हैं. और कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी आ जाएंगे loggery.in पर.
अमेंडमेंट टू इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट, और जो नॉन क्लैट वाले बच्चे जो हैं वो चले जाओ, बाय बाय टाटा। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जाओ। क्लैट वाले रुकेंगे सिर्फ। ये क्लैट वालों के लीगल पोर्शन में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ज़्यादा एक्सपेक्टेड है लीगल पोर्शन में। बाकी सब जाओ, बाय बाय। अगर रुकना रुक सकते हो पर जाओ। द अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 फेमा थ्रू द प्रेस नोट नंबर 3 ऑफ 2020 हैज पोज्ड अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पोज कर रहा है ये जो अमेंडमेंट करी गई थी फेमा को। अमेंडमेंट क्या थी? अमेंडमेंट ये थी, the amendment stipulates that any investment in Indian companies, whether direct or indirect, originating from entities located in countries that share border with India, neighboring countries, or where the beneficial owner of the said Indian investment is situated and or is a citizen of neighboring country। मतलब neighboring country से related अगर कोई investment छोटे businesses में कर रहा है तो उसके अंदर गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। ये कोविड के ड्यूरिंग करी गई थी क्योंकि वहां पर तब क्या था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सही नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हो सकती थी, लोग फ़ायदा उठा सकते थे, ठीक है ना। इट countries during difficult time created by a black swan event। black swan event क्या होता है? इज एन अनप्रिडिक्टेबल इवेंट। अनप्रिडिक्टेबल थी चीज़ें, कोविड में कोई किसी का बेनिफिट ना उठा ले इसलिए अप्रूवल चाहिए था। बट अब जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इनको इशू नोटिस, पहले जो था बहुत ज़्यादा ईजी था इन चीज़ों पर, बट अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, तो बहुत प्रॉब्लमैटिक ये चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स 2019, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? अमेंडमेंट इन 2023, गवर्नमेंट अप्रूवल was required in any investments in Indian companies whether direct or indirect originating from neighboring कंट्रीज। तो जो इंडिया के साथ बॉर्डर लगती हैं, जिनका बॉर्डर लगता है, ठीक है ना। तो ये तब आया था। नाउ कॉजिंग प्रॉब्लम्स, नाउ कॉजिंग प्रॉब्लम्स, बस इतना लिखना है, ठीक है ना। अब यहां पर एक और ईडियम है ब्लैक स्वैन। ब्लैक स्वैन इसका मतलब क्या है? an unpredictable event, ठीक है जी। तो डू कमेंट, डू लाइक, शेयर, एंड यस डू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट अस। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। कमेंट जरूर कर देना, बाय।